शुरू करें। शुरू करें। कितना नंबर तक हुआ था? हाँ, 40 हो गया था। 41 से होना था। हाँ, वेरी गुड। देखो क्या मामला है, ध्यान से समझिएगा। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? लवण और जल। कोई दिक्कत? लेकिन दोस्त मेरे, अधातु पहले धातु किसको कहते हैं, अधातु किसको कहते हैं, पता है? धातु बोले तो मेटल। धातु बोले तो मेटल, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, यूरेनियम, लोहा, कॉपर, सोना, चांदी, सब क्या है? धातु। जकरा में मॉल लगल होगा वो मेटल है। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, यूरेनियम, ये सब क्या है? मेटल है। लेकिन इसके अलावा सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, एक मॉल नहीं लगल है, फिर भी ये मेटल है। बोलन रे। उसके बाद है अधातु। अधातु बोले तो नॉन मेटल। नॉन मेटल में कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सब क्या है? अधातु। उसके बाद है उपधातु, जिसको आप मेटलॉइड्स कहते हैं। उपधातु, जिसको आप मेटलॉइड्स कहते हैं। इसमें इसकी संख्या कितनी है? 7। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम। अब ध्यान से देखना, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये होता है क्षारीय। तो यहां अम्ल के जगह, याद ना रहे तो इसे याद रखना, धातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। धातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, धातु के ऑक्साइड अम्लीय। अब यहां से देखो, ये अम्ल है, मतलब ये धातु का ऑक्साइड है कि धातु का ऑक्साइड? धातु के ऑक्साइड है। बोले मैं नहीं करेगा। हम ये कह सकते हैं अधातु के ऑक्साइड, ये धातु का ऑक्साइड ना, ये धातु के ऑक्साइड। तो बताओ, अगर हम अम्ल क्षार मिल के लवण और जल, तो अधातु के ऑक्साइड और क्षार मिल के भी तो लवण और जल, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। या यूं कहें, अम्ल और धातु का ऑक्साइड यानी क्षार बराबर लवण और जल। अम्ल के जगह पर अधातु के ऑक्साइड लिख देंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि अधातु के ऑक्साइड क्या है? अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड क्या है? क्षारीय। तो क्षार के जगह धातु के ऑक्साइड, अम्ल के जगह अधातु के ऑक्साइड नहीं लिख सकते? बोले मैं नहीं करेगा। लिख लो।
हेलो। हम्म। नहीं देख। हो गया। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय है। अधातु के ऑक्साइड क्षारीय है। पढ़े? इस टॉपिक से कम 5 बार आपका सवाल पूछा है, टीआरई 1 2 3 हेडमास्टर वाला लगा के चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। पढ़ें? कलम तो रुकिए नहीं रहा है। हम बोले थे वो पतली सी कॉपी बना लीजिएगा, जो कि आप लोग नहीं बनाए। बनाए हैं? पढ़ें आगे। ये छोटी जल्दी लिख, अभी यहीं है ही। हो गया? अब देखो, अब पढ़ो तो। धातु के ऑक्साइड बोले तो क्षार की अम्ल? क्षार ना। क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? लवण और जल। तो एक मिनट होल्ड ऑन। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल सब जानता है। लेकिन अब जानिए आप, धातु के ऑक्साइड को भी क्षार कहते हैं। यहां लिख देता अम्ल के जगह अधातु के ऑक्साइड, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय है। लिख लो। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड नहीं, अगर देता धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हम आपको क्या बताए थे? लवण और हाइड्रोजन। याद है? यहां धातु है कि धातु के ऑक्साइड हैं? आप कहोगे ये ऑक्साइड कैसे होगा? जैसे Al2O3 अल्युमिनियम धातु है, ये ऑक्सीजन आ गया तो धातु का ऑक्साइड नहीं हो गया? समझ में आ रहा है? पढ़े? अब देखो, क्या मैंने आपको यह बताया था? पीएच मान जानते हैं? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज की थी किसने? 1909 में। आइए, हम बताए हुए थे आपको, 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 होगा तो उदासीन ना। याद है कि इसमें कोई समस्या है? याद है? पक्का? नहीं याद है तो लिख लीजिए, पीएच पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन सोरेनसन ने खोजा 1909 में, क्योंकि इस पर आगे सवाल है आपका। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय, और 7 तो उदासीन। पढ़े? अरे बढ़े हो। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 उदासीन। खोज कौन किया? सोरेनसन। कितना ईस्वी में? 1909 में। अब एक बात बताइए, आप मिटाएं? ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे विद्युतीय अपघटन, याद होगा शायद। अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, आप तो बच्चे हैं, आप भूल जाते हैं। H2O को विद्युत धारा की उपस्थिति में जब तोड़ा जाता है तो H प्लस प्लस OH माइनस में टूटता है। बोलबे नहीं करेगा। इसको क्या कहते हैं? विद्युतीय अपघटन। अब प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होगा तो क्या कहेंगे? प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। बोलिए। अब ध्यान दीजिए, कहता है हाइड्रोजन आयन का उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है?
ये जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? किसका प्रवाह? किसका प्रवाह? विद्युत धारा का प्रवाह। लिख लो इस रिएक्शन को, बार बार पूछता है। पढ़ें? प्राइमरी टीचर के लिए कमजोर बच्चों के लिए बैच लॉन्च कीजिए। वेरी गुड, बढ़िया बात है। कमजोर मजबूत क्या होता है? आप रेगुलर पढ़िए, आपको समझ में आएगा। हो गया? एक रिवीजन बैच करके मेरा भी मन है देने का, कंप्लीट रिवीजन, लेकिन हम वैकेंसी के इंतजार में है कि आ जाएगा तो देंगे। आई वैकेंसी है, वैकेंसी तो आएगा, बट वही है कि अब एग्जाम की संभावना कम है। मेरे जगह पे देखो चला, अगर तुम हमको नए गरियाओ तो थोड़ा सही सजेशन देते हैं, गाली नहीं दोगे तब। तुम लोग समस्या ही है कि चीजों को ना समझते हुए नादानी में चीजों को गलत तरीके से लेते हो। हम अगर तुम्हारे जगह पे रहते, हम अगर स्टूडेंट रहते, तो हम ये चाहते कि एग्जाम 20 दिन में ना हो। तो इसका मतलब तुम 1 2 में पढ़ाई नहीं किया, 3 में पढ़ाई नहीं किया, तब ना तुम बचा। 22 24 है, उसके बाद तुम 22 24 है तो 2 साल तुम्हारा बीएड किया तुम, या ना? तो उसके बाद तुमको इतनी क्या हड़बड़ी है? जैसे इस हड़बड़ी का मतलब हमको नहीं समझ में आता है। अभी 20 दिन में परीक्षा हो जाएगा, नहीं होगा तब की करोगे? तुम जो कह रहे हो पिछले बार जैसे हुआ, अब सबका सोचना अलग अलग है। तुम्हारी तैयारी भरपूर है, और कितनी है वो हमारा पता है। आई नो वेरी वेल, क्लास में बैठे हो लेकिन सोडियम का एटॉमिक वेट नहीं पता है। इस बात को दूर छोड़ो। दो धड़ा में लोग बटे हुए, एक को लगता है कि तुरंत परीक्षा हो जाए, इलेक्शन से पहले परीक्षा हो। लेकिन हम अपनी बात तुमको बता रहे हैं, हम अगर तो हर जगह पे होते तो हम ये मनाते कि परीक्षा में थोड़ा समय मिले, ताकि हम इसी बार अपना एक सीट पूरा कर सकें। ये हम मनाते हैं। अब तुम क्या मनाता है ये हमरा नहीं पता है, क्योंकि तुम्हारा सोच हमारी सोच से मैच करे ये जरूरी भी तो नहीं है। हम हाँ ई कहो तुम कि 3 महीना बादे हो, 5 महीना बादे हो, लेकिन एग्जाम डेट को फिक्स हो जाए, ये मांग सही है। लेकिन ई नहीं बोलोगे 1 सप्ताह में परीक्षा ले लीजिए। अब आ जाओ इधर। हाँ ये एक सही मांग है, क्योंकि बोर्ड पे भरोसा नहीं है, क्या करेगा? पता चला 3 साल बीएसएससी वाला हल कर दिया। लेकिन दोस्त आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये जो होना है वो अब होगा। उसको आप 20 गो आंदोलन कर लीजिएगा तैयो नहीं रोक पाइएगा, क्योंकि अब जो दिख रहा है उस सरकार के बस में भी नहीं आचार संहिता से पहले परीक्षा करवाना। ठीक ना? सरकार दोनों तरफ से, स्टेट का मामला भी है, ये भी है, वो सरकार अपने फंसी हुई है। तो चीजें अब कहीं ना कहीं फंसी हुई, लेकिन आप अपने तैयारी में लगे। क्या हुआ था 14 वाला जो बिहार एसएससी का बहाली था, उसमें क्या हुआ? जो बच्चा फॉर्म भरा 17 तक परीक्षा नहीं हुआ, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, जे मन हुआ से क्या, जे लगल रह गया वो आज जॉब में। तो ये लेट हो, लेकिन एगो तुम लोग यही चाहता कि दिसंबर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीना बाद हो, जनवरी में हो, लेकिन एगो डेट बता दे कि कहिया हो, तैयारी करने में भी मन लगेगा। हाँ ये सही मांग है। हाइड्रोजन आयन H+ का उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? बिना विद्युत धारा के प्रवाह के H+ निकलेगा। अब दोस्त मेरे बताओ, कौन सा HCl को उत्पन्न करने के लिए प्रमुख होता है? विद्युत अपघटन। कौन सा HCl को उत्पन्न करने के लिए प्रमुख होता है? ये लाइन ही गड़बड़ है, काट दो, काट दो, नहीं लाइन गड़बड़ है। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है? यहां एक्चुअल में होना चाहिए लवण और जल, लवण और जल। नमक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नमक बनता है NaOH, जब HCl से अभिक्रिया करता है तब नमक बनता है। नमक हो गया।
अरे हुआ। ये पूछता है रिएक्शन कि बताइए NaOH के अलावे और क्या लें कि नमक बनेगा? क्या लें? HCl। हो गया। अब बताओ अम्ल का मूलभूत तत्व क्या है? हम बोले थे जो H+ देगा वो क्या है? अम्ल। जो OH- देगा वो क्या है? क्षार। लिख लो। देखो इसको एक तरीके से और पढ़ाते हैं। अम्ल दो प्रकार का, एक होता है हाइड्रा अम्ल, एक होता है ऑक्सी अम्ल। इसका एग्जाम्पल है HCl, HNO3। हाइड्रा अम्ल में इसमें हाइड्रोजन होगा, ऑक्सी अम्ल में क्या होगा? ना, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होगा। इसमें हाइड्रोजन तथा क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। अब तुम गौर से देखो, एक और एग्जाम्पल है H2SO4, HNO3। इधर इधर गौर से देखो, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों है। एक मिनट, यहां नहीं होगा, ये HF ले लो। अब सही है। इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, इसमें हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन। तो दोनों में कॉमन क्या निकला? इसका मतलब अम्ल में अम्ल का ही नहीं प्रकार है, इसका मतलब अम्ल में किसका होना अनिवार्य है? हाइड्रोजन। यहां से हम कह सकते हैं अम्ल में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। क्या वो ऑक्सी अम्ल हो कि हाइड्रा अम्ल? अम्ल में किसका होना अनिवार्य है? हाइड्रोजन का। देखो लड़का लिख रहा है 5 साल के बाद भी एग्जाम होगा ना सर, तब भी 5 साल तक घर द्वार बेचकर पढ़ेंगे, लेकिन इस बार छोड़ेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी नाम है इनका। हो गया। ये अपने नाम वाले आदमी के सपोर्ट में है। अरे हुआ। अम्ल कितने प्रकार के? दो, हाइड्रा अम्ल और ऑक्सी अम्ल। अम्ल में किसका होना अनिवार्य है? हाइड्रोजन का। अब ये लाइन पढ़िए तो, अम्ल का मूलभूत तत्व कौन है? हाइड्रोजन। बताओ पीएच मान का विलयन तटस्थ होता है, तटस्थ मतलब होता है न्यूट्रल। कितना? 7। आज बताओ तो मुख में सड़न कब होता है? मुख में सड़न होता जब पीएच 5.5 से कम, अर्थात अम्लीय होता कि क्षारीय? एक मिनट रुक, रुक न रे। अम्लीय होता, रुक न रे, तब तक लिख लिया। हम ये हाथ से, दुष्ट लड़की कहीं का कह रहे हैं समझो तो एकदम हाई 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 लिख ले जा रहे हैं। पीएच मान तटस्थ मतलब क्या? न्यूट्रल। जैसे कहते हैं तटस्थ देश, मतलब कौन देश? न्यूट्रल। मुख में सड़न होता है जब पीएच मान मुख का 5.5 से कम, अर्थात कैसा होता है? अम्लीय। अगर आपका मुख 5.5 से कम रहता है पीएच आपके लार का, तो आपके दांतों में सड़न होगा।
इसका मतलब अम्लीय है, और इसको न्यूट्रल करने के लिए तो क्षार मिलाना पड़ेगा। क्षार के जगह पर हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, और टूथपेस्ट क्षारीय होता है। तो जैसे मुख है अम्लीय, तो भर रात में दांतों में सड़न आ जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट लेके ब्रश लेके ऐसे घिस देते हैं, तो जितना भी अम्ल होता है टूथपेस्ट के क्षार से अभिक्रिया करके न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए रात में सोने से पहले ब्रश कर लेना चाहिए। ब्रश कर लेना चाहिए मतलब टूथपेस्ट लेके कुल्लो कर लोगे तो यो चलेगा, लेकिन कर लेना चाहिए। ब्रश तो इसलिए करते हैं कि जहां जहां नहीं घुसना चाहिए टूथपेस्ट, वहां वहां भी जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपको कहेगा ये तो ठीक है, लेकिन टूथपेस्ट कैसा होता है, कैसा होता है, क्यों होता है क्षारीय? क्योंकि हमारे दांतों में सड़न किसके कारण होता है, अम्ल के कारण। और जब क्षार जाएगा टूथपेस्ट क्षार क्षार के रूप में, तो उसको क्या कर देगा, उदासीन। लिख लो। हाँ, नीम। हाँ, जल्दी लिख। गुरुजी, हम लाइब्रेरी के विषय में पढ़ते में सब विषय पढ़ते, लेकिन बिना मैथ पढ़े घर जाते हैं। पीआरटी स्टूडेंट है, प्लीज स्टार्ट कीजिए। हो गया? अरे हुआ? पढ़े। मुख कैसा होता है, अम्लीय। टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय। क्यों होता है समझे? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नींबू का रस किस श्रेणी में आता है, अम्लीय। नींबू में, अच्छा थोड़ा पूछा था कि नहीं, साइट्रिक एसिड 2.2 से 2.4। अरे टीआरई का सवाल है, छोटा एग्जाम देता है तुम लोग। इसका पीएच नहीं पूछा था। और इसमें कौन अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। नींबू का रस किस श्रेणी में आता है, अम्लीय। ये क्वेश्चन पूछा है आपको, प्रीवियस ईयर पलट के देखिएगा। हाँ हाँ, झोल है, चला, याद ही रखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। उसमें विटामिन सी है। आंवला में कौन विटामिन है, विटामिन सी है। सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक एसिड। लेकिन दोस्त मेरे, इसको हम लोग कहते हैं इसका नाम है CH3COOH। इसी को हम लोग कहते हैं इथेनोइक एसिड। कौन अम्ल कहते हैं, इथेनोइक अम्ल। हम बोले थे चींटी के डंक में, डंक में हम बोले थे कौन एसिड, फॉर्मिक अम्ल। आईसी को कहते हैं HCOOH। आईसी को कहते हैं मीथे की इथे। मीथेनोइक अम्ल। हो गया? हाँ, एकरे कहते हैं, चला। सिरका का ही दूसरा नाम क्या है, विनेगर। सिरका हिंदी नाम है, अब विनेगर इंग्लिश नाम। यही विनेगर चला डाल देता है उसमें, गुपचुप वाला पानी में। गुपचुप के पानी में हम लोग क्या करता है, 5 को इमली डाल देता है। इमली इतना जो 1 ड्रम वो इमली का बनाएगा तो उसको पोसाएगा नहीं। अब बस 20% के सिरका डाल दिया, विनेगर। जैसे डालेगा इमली के बाप बन जाएगा वो, खट्टा में। हम खाएगा तो तिल मिला देगा। तो कोई इमली इमली नहीं डालता, 5 को इमली खाली दिखाने के लिए रहता है, बाकी सब क्या डालता है, विनेगर। टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। एक होता है बेंजोइक अम्ल, नाम सुने हो। बेंजोइक अम्ल का काम है खाद्य पदार्थों का परिरक्षण।
परिरक्षण वो जो रोड पर देखता होगा सेब में हमेशा स्प्रे मारते रहता है दुकानदार, यही है। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, परिरक्षण मतलब क्या करना, सुरक्षित रखना। हो गया। जंग के धब्बे कौन हटाता है? जंग के धब्बे हटाता, पढ़े? बेंजोइक अम्ल रोड पर आप देखते होंगे सेब वगैरह में स्प्रे मारते रहता है, कौन अम्ल है वो? बेंजोइक अम्ल। वही सेब आप घर पे लाइएगा सड़ जाएगा, उसके पास नहीं सड़ता है क्योंकि ये कवक से दूर रखता है। बताओ, ये तो बताया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताएं अभी तुरंत। HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलियन से अभिक्रिया करके उत्पन्न लवण कौन है? अरे यही ना नमक है, अभी तुरंत लिखाए थे NaCl प्लस H2O। नमक को चला टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी नमक नहीं लिख के टेबल सॉल्ट लिख देगा या सोडियम क्लोराइड लिख देगा। देखो ये क्वेश्चन इसीलिए पूछता है क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी में है, पढ़ें। अगला, बताओ विरंजक चूर्ण का नाम सुने हो? CaOCl इंटू Cl। अब इसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूछता है कि CaOH हॉल 2, इसको बताओ कौन चूना कहते हैं? बुझा कि अनबुझा? बुझा चूना, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम। बुझा चूना जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तब बनाता है CaOCl इंटू Cl, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। पूछता है, चला आप बताओ CaO को क्या कहते हैं? बुझा चूना ज्ञान, बुझा चूना? या इसी को कहते हैं क्विक लाइम? पढ़े? अरे बढ़े। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है जिप्सम का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सी या 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जिप्सम बोले तो CaSO4 इंटू 2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका एक और नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट की हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है आधा, हेमीहाइड्रेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कुछ दे सकता है, और देगा इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में है। ये सब फिक्स क्वेश्चन है एकदम, तो इसलिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम लोग करते हैं हड्डियों को जोड़ने में, इसलिए ये सब क्वेश्चन फिक्स है। टेम्परेचर तक फिक्स है
कितना डिग्री सी वो टेम्परेचर तक फिक्स है। बढ़े? सबसे धीरे तू ही लिखती है, चलिए लिखना। अरे बढ़े। हाथे नहीं चलता है। बढ़े, आवाज आओ इधर। विरंजक चूर्ण, कहा विरंजन मतलब होता है ब्लीच करना, अब ब्लीच करना मतलब होता है साफ करना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अच्छा आगे थे हम लोग, ये तो यही है। जिप्सम को 273 भग चुट्टा, हम लोग कंफ्यूज करता है तो हम इसी क्वेश्चन पे थे, हम उस पे गए कहां थे? अब जाएंगे, वो हम एक्स्ट्रा तुमको बता दिए जो कि संजोग से अगले क्वेश्चन है। ब्लीच करना मतलब क्या होता है? साफ करना। तो कागज उद्योग में साफ करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कागज किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। बढ़े, पेपर सेलुलोज का बना होता है। देखो एससीईआरटी में भी है और एनसीईआरटी में भी है। जिप्सम को 273, यहां गलत लिखा हुआ है, केल्विन पर गर्म करने पर, 273 नहीं 373। बुक में कितना लिखा हुआ है? तो हम 373 है। 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम सल्फेट बनाता है, और यह क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखने के लिए जरूर याद रखिएगा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो POP बोलते हैं इसको, हम लोग घर में नहीं कहते हैं POP करवाना है। अरे बोलो, आई बोलते हैं कि हड्डी टूट गया प्लास्टर करवाना है। अरे हड्डी टूट गया तो प्लास्टर नहीं करवाते हैं, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो ये ओ दोनों पी को आधा आधा बांट दिया है, ये ओ जो है ये दोनों पी को आधा आधा बांट दिया है, इसीलिए यहां आधा है और यहां आधा है और यहां क्या है? दुगुना है। फॉर्मूला में गड़बड़ी हो जाएगा। POP, तो ओ दोनों पी को आधा आधा नहीं बांटा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो आइए गया, रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। लगभग चला जितना मास्टर साइंस पढ़ाता है ना, तब एनसीईआरटी जो है पढ़ के पढ़ाएगा तभी होगा, नहीं तो तब क्वेश्चन कम पढ़ के तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, न तो फिर अथाह समंदर है। कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला, देखो कितना बढ़िया यही क्वेश्चन चला पूछता है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है ना, इसका मतलब ये BRB है। तब ना बेस जो है वो रेड टू ब्लू करता है और अम्ल क्या करता है? ABR। एसिड जो है ब्लू टू क्या कर देता है? रेड। अब भैया अगर अम्ल नीले को लाल करता है, बोलो, तो नीले को लाल करता है, जो लाल करेगा उसका pH मान 7 से कम कि 7 से ज्यादा? जो नीले को लाल करेगा वो अम्ल है तो 7 से कम, और जो लाल को क्षार, जो लाल को नीला करता है वो क्षार है, इसका pH मान 7 से अधिक। अब पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन, कोई विलियन लाल लिटमस को, लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? क्षार। क्षार है तो 7 से अधिक, है ना दमदार लाइन। हाँ, इसका प्यार का पढ़े, लिख लो बाबू, इतना विद्वान तो है नहीं, बाद में हम नहीं होंगे तो रिवीजन करने में ठीक रहेगा। चीजें चला हम लोग 10 दिन ना पढ़े तो हम लोग भूल जाते हैं, नोट करने से ये फायदा होगा कि आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। जब आपको लगे ना कि हमको शॉर्टकट में रिवीजन करना है 10 घंटा में 8 घंटा में, तो आप
एक बार एनसीईआरटी उठाइएगा, एससीईआरटी का ये वाला जो लिखे हैं आप, और उसको बैठ के पार से ऊपर पढ़ जाइएगा सारा वीवीआई। अपच, आहा बता दिए थे कल, बताओ। अपच है मतलब एसिडिटी है, बोलो रे। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड। बताओ, एंटासिड प्रबल क्षार की दुर्बल क्षार? प्रबल की दुर्बल? पक्का? एक बात बताओ, हम एक चीज और बताए थे कि अगर मधुमक्खी वगैरह काट लेता है तो बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। अब बेकिंग सोडा भी दुर्बल क्षार की प्रबल क्षार? दुर्बल क्षार ना। क्यों दुर्बल क्षार लेंगे? क्योंकि प्रबल लेंगे तो बहुत तीखा लगेगा। बुझबे नहीं करता है, हाँ कि ना? पढ़े। वर्षा के जल का पीएच जब 5.6 से कम होगा तो बताओ अम्लीय वर्षा की क्षारीय वर्षा? अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा किस चीज के कारण होता है? SO2 एंड NO2। वहां भी आया, हमको लगता है पूछा भी है। अम्लीय वर्षा पूछा है ना, प्रीवियस ईयर में पूछा है, हमको टकराया है। पढ़े? बोलिए बाबू, बोलना है। क्यों तुम इतना डरा डरा रहता है? बोलो ना, कुछ बोलना है। हाँ बाबू। क्या? नहीं, अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है CO2 के कारण। एक मिनट, बोलो। एक बार हमको क्वेश्चन दिखा देना, हम देख लेंगे। अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होता है क्योंकि H2SO4 और HNO3। अब क्वेश्चन के अगर सेंस में बनेगा CO2, इसका मतलब देखो इससे बनता है H2SO4, यह सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बनता है HNO3, यह नाइट्रिक एसिड, और एक बनता है CO2। अगर बनेगा, अगर बनेगा तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा, इससे बनेगा H2CO3। इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। जब पेट में हम कोई भी पेय पदार्थ पीते हैं और वो जल से अभिक्रिया करता है तो ये बनता है। एक्चुअल में ये जो कार्बोनिक अम्ल बनता कैसे है? जब H2O यानी जल CO2 से अभिक्रिया करेगा तो बना देगा H2CO3। इसको कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। यह अधिकतर बनता है पेय पदार्थ जो हम लेमन सोडा, क्लब सोडा, फिज सोडा ये सब पीते हैं ना, उसमें CO2 होता है। और जब पेट के अंदर जाता है, जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। लेकिन वायुमंडल में भी तो CO2 है। वायुमंडल में क्या है? CO2। अगर वो बादल से अभिक्रिया करेगा, बादल में तो पानी है, बादल में क्या है? तो जहां पर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, बादल में है पानी, तो वहां बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, वो गिरने लगेगा। और जहां पर कोयला वगैरह का खान है, तो कोयला के खान में SO2 और NO2 निकलता है। तो SO2 और NO2 निकलेगा तो वहां भी अम्लीय वर्षा होगी, लेकिन H2SO4 HNO3 के कारण। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अम्लीय वर्षा सबसे अधिक किसके कारण होती है? किसके कारण? H2SO4। लेकिन क्या इसके कारण नहीं होगा? ये भी तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। क्या इसके कारण भी होगा? क्योंकि अम्लीय वर्षा से H2CO3 भी अम्ल है। लेकिन वो डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर कि एरिया अगर कोयला वगैरह, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में कोयला जलाकर बिजली पैदा किया जाता है, तो वहां कोयला जलता है तो SO2 NO2 होता है, तो इसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। लेकिन अगर CO2 की बात करोगे तो CO2 तो हर जगह है। अभी हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तेजी से CO2 छोड़ रहे हैं, बोलो रे। तो क्या यहां अम्लीय वर्षा हो रही है? हमारे आपके ऊपर अभी जो हो रहा है ये अम्लीय वर्षा हो रहा है। हम कहते हैं उस वर्षा जल का पीएच मान कितना है? 7। कितना है? अर्थात वर्षा जल का पीएच पूछता है तो क्या बोलते हैं? 7। अगर पूछता है अम्लीय वर्षा होगा तो पीएच कितना? 7 से कम। लेकिन अगर होगा बहुत अधिक मात्रा में, प्रबल मात्रा में CO2 हो जाएगा तो हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अधिकतर जो अम्लीय वर्षा होता है वो किसके कारण होता है? और सबसे ज्यादा इसमें भी अगर पूछेगा तो किसके कारण? H2SO। और यह हानिकारक भी है। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में यूज करते हैं, किसी के ऊपर डाल दीजिएगा आग लग जाएगा, उसमें छिपी अभिक्रिया है, जलने लगेगा। बोलो। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के सेंस पर। क्वेश्चन अगर क्या कह रहा है उसके हिसाब से मारिए। पढ़े? हाँ जी, हाँ पढ़ा देंगे, वो भी पढ़ा देंगे। प्रदूषण भी तो चला, EVS में आपको पढ़ना है, प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण। हाँ हाँ कोई बात। मधुमक्खी जब किसी भी जीव को डंक मारता है
तो कौन एसिड छोड़ता है? फॉर्मिक एसिड। अरे मधुमक्खी डंक मारेगा, कौन एसिड छोड़ेगा? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को कम करने के लिए क्या करेंगे? क्षार। अरे बोले मैं नहीं करता है, धड़फड़ा के लिखने लगता, हम पढ़ाना छोड़ देंगे, मियाज गर्म करेगा हम। और लिखते हुए अगर हम पकड़ लिए करो, एक वर्ड लिखने में कितना समय लगता है? वो नेक्स्ट करेंगे तभी तो याद रहेगा, लिख लोगे। अब लिखते हुए धराओ। अरे चला दिमाग में लिखोगे तभी होगा। मधुमक्खी अगर डंक मारेगा तो फॉर्मिक एसिड छोड़ेगा। अब फॉर्मिक एसिड छोड़ेगा, उसको न्यूट्रल करने के लिए क्षार चाहिए। क्षार में हम बोले बेकिंग सोडा डालते हैं। अब बेकिंग सोडा कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्यों डालेंगे? क्योंकि वो तीखा कम होगा। अब लिखो, तोरे हाथ तोड़ेंगे हम। हो गया, चैप्टर हो गया आपका खत्म। अब आ जाओ इधर, अम्ल, यही चैप्टर है। चैप्टर खत्म हो गया ना? हाँ, धातु अधातु। अब देखो, यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछता है। अब कुछ गुण होते हैं, पहले तो ये समझिए आप धातु किसको कहते हैं। हम बोले जकर, धातु बोले तो मेटल। जकर अंत में मौ लगल होगा वो क्या होगा? मेटल। जकर अंत में मौ लगल होगा मेटल ना। जकर अंत में मौ लगल होगा मेटल ना। अब जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, थोरियम, ये सब क्या है? धातु। इसके अलावा कुछ और भी है जकर अंत में मौ नहीं लगल है फिर भी धातु है। कौन कौन? कौन कौन? हाँ, सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, एक मोनन लगल है फिर भी क्या है? धातु। अब देखो, सोना क्यों महंगा है? सबसे लंबा चादर इसी का बना सकते हैं आप। किसका? सबसे चौड़ा चादर पीट पीट के चदरा, सीट सोना का ही बनता है। और सबसे लंबा तार भी इसी का खींचा जा सकता है। तो आभूषण बनाने में आसानी होती है। और दूसरा, ये मुक्त अवस्था में होता है, फ्री स्टेट में होता है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता। क्लियर? ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अभी तुम लोग को हम एक घटना बताए होंगे। एक गोल्ड का चेन था, उसका कलर जो है तीन, वो ये इस टाइप का चेन था, इसका 3 गो का कलर चला गया। ठीक, तो चूंकि वो कंपनी का था, कंपनी का नाम इसलिए नहीं बोलेंगे कि अब जब तक साबित नहीं हो जाती है बातें तब तक बोलना ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए। और ये 3 गो का कलर चला गया। मेरे पास है अभी भी, वो टाइम नहीं मिल पा रहा है कि जाएंगे। और जब हमने उनको फ़ोन किया कंपनी वालों को कि भैया ये गोल्ड का 3 गो का कलर चला गया बीच में, उन्होंने कहा सर परफ्यूम से ऐसा हो। पहले तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा हो नहीं सकता। फिर हमने जब फोटो खींच के भेजा तो उन्होंने कहा परफ्यूम मारने से ऐसा हो गया हो। हम बोले भाई तो आज तक एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है ये तो हमरा। वो बोला कि सर आइए ना बदल देते हैं, आइए ना बदल देते हैं। हम बोले बदलने का बात हो कहाँ रहा है, पहले तो ये बताइए गया का है। जैसे बदलने का बात तो तब होगा, पहले तो इस बात से हमको संतुष्ट कीजिए कि हुआ क्यों। हम भी तो जानना चाहते हैं कि गोल्ड किससे अभिक्रिया कर रहा है। अगर गोल्ड परफ्यूम से अभिक्रिया करेगा तो लोग तो डेली मारता है। हाँ, आज नहीं तब तो गोल्ड खरीदने जाएंगे तो वहां लिखल रहेगा कृपया परफ्यूम से दूर रखें। ऐसा कभी सुने हो? ऐसा कभी नहीं सुने। लेकिन भैया वो बता रहा है हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है। हम ओकरा बोले कि आप अपने केमिस्ट से बात करवाइए हमको, तो केमिस्ट बोलता है कि वही सर परफ्यूम से कभी कभार ऐसा हो जाता है। लाइए ना सर बदल देंगे। अब जाएंगे चला तब ओकर बात को समझेंगे। हम कहेंगे कि बल्लाओ परफ्यूम हम मारो, हमारा सामने में डिस्कलर करके दो। हम एनसीईआरटी वाला को फोन करेंगे कैसे डिस्कलर हुआ।
जबकि वो पूछता है कि मुक्त अवस्था में रहने वाला कौन है, गोल्ड, क्योंकि यह किसी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता। अब देखो कहते हैं धातुओं को, अब देखो अधात वर्धनीयता, अधात वर्धनीयता जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मेलिएबिलिटी, ये होता है पीट कर चादर बनाने का गुण, और ये सबसे ज्यादा होता है सोना में, उससे कम चांदी में, उससे कम किस में, कॉपर, उससे कम अल्युमिनियम। और एक होता है तन्यता, जिसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। सबसे ज्यादा ही एग्जाम हॉल में पूछा जाने वाला सवाल है। ये कहते हैं खींच कर क्या बनाना, तार बनाना। सबसे ज्यादा किसमें, सोना, उससे कम चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम अल्युमिनियम। महाविभियाय। एक होता है भंगुरता, चकनाचूर होने का गुण। ये गुण होता है किसमें, लोहा, ढलवा लोहा में और सीसा में। रात वाला क्लास किए थे? कोई टीचर में गड़बड़ी है तो बताओ, हटा देते हैं। हिस्ट्री ठीक पढ़ा रहे हैं सर? कौन पढ़ा रहे हैं? चंद्रा सर। पॉलिटी सोनू सर। ज्योग्राफी कुणाल सर। ईवीएस का क्लास किए थे इस सप्ताह आप लोग? हाँ, ये वो क्लास हुआ था, ये वो इस सप्ताह होगा। इस सप्ताह आप लोग ईवीएस का जो लोग क्लास नहीं किए थे, अभी भी रिकॉर्डेड रखा हुआ है, जाके कर लीजिएगा। कैसा था ईवीएस का क्लास? करिएगा तब ना पता चलेगा। हाँ, ये हो गया, हुआ। अभी भी रिकॉर्डेड क्लास रखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। एक क्लास और होगा इस सप्ताह। अरे बढ़े। अब देखो कहता है धातुओं को पीट कर चादर बनाया जा सकता है, क्या कहलाता है, धातु वर्धनीयता। और सबसे ज्यादा ये गुण किसमें पाया जाता है, सोना में, उससे कम चांदी, उससे कम, हाँ, उससे कम अल्युमिनियम। धातु और अधातु का उपयोग किस पर आधारित होता है, उसके गुणों के आधार, गुण धर्म के आधार पर उसका उपयोग करते हैं। लोहा का अलग उपयोग है, सोना का अलग उपयोग है। किस धातु के ऑक्साइड पानी में घुलने पर क्षार बनाता है? देखो पोटेशियम जो है H2O से अभिक्रिया करता है और KOH देता है, और KOH को क्षार कहते हैं चूंकि OH। धातु आमतौर पर जल के साथ किस गैस का उत्पादन करेगा, बताओ कौन गैस देगा? ऑक्सीजन देगा क्या? देता तो हम लोग घर में एक बाल्टी पानी रख के ओकरा में लोहा रख देते। लोहा पानी से अभिक्रिया करता, ऑक्सीजन देता। कौन गैस देगा? हाइड्रोजन। एक्वारेजिया अनुपात है, बताओ। सांद्र HCl, सांद्र HNO3, यही ना अभिक्रिया है। इसमें गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है, घुल जाता है। लिखा है ना पीछे, बढ़े। बढ़े।
अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? पारा का। बताओ कैल्शियम। अच्छा बताओ कक्षा को किससे डिनोट करते हैं? KLMN, याद है? अब कह रहा है कैल्शियम, कैल्शियम होता है 20-40, तो 20-40 होगा तो कितना हो जाएगा? 2 8 8 और 2। ये कैसे लिखे हैं बताए हैं? तो बताओ क्या ये कह रहा है एन कक्षा में, तो ये कौन कक्षा? KLM। हाँ ठीक तो है। KLMN, एन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। कहेगा बताओ इसके एल में कितना है? 8। लिख लो। ऑर्डर क्या होता है लिखने का? 2 8 8 18 ना। ठीक तो है, पूछे ना, कोई दिक्कत नहीं। किसमें? एन में? नहीं नहीं, एम में कितना? वो ऐसे नहीं जोड़िए। वो जो आप जोड़ रहे हैं 3 3 9 दूनी 18, वही जोड़ रहे हैं क्या? ये ऑर्बिट है। ये जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं ना, तो उसका क्रम है 2 8 8 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्रम है। आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। 2n² की थ्योरी आप लगा रहे हैं, 3 3 9 दूनी 18। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी का भी, ये क्रम होता है, इसको याद रखिए। बताओ अयस्क क्या होता है? अब ध्यान से देखना। हमको लोहा जमीन के अंदर ऐसे ही रखा हुआ तो नहीं मिलेगा कि हम बेंच डेस्क बना लेंगे। लोहा अशुद्धियों के साथ है। किसके साथ है? तो लोहा अब प्लस अशुद्धि है जमीन के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब वैसा, अब खनिज बहुत सारा है। मान लो लोहा का खनिज है, लोहा का खनिज हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, और भी बहुत सारा है। लेकिन ये दोनों खनिज है लोहा का। यानी लोहा जो जमीन के अंदर पाया जाता है अकेले लोहा होता है कि लोहा प्लस अशुद्धि? लेकिन वैसा खनिज, लोह खनिज, वैसा खनिज जो कम खर्च पर लोहा दे दे, ऐसे खनिज का स्पेशल नाम होता है अयस्क। ध्यान देना। जो लड़का प्यार मोहब्बत में पड़ जाएगा उसको क्या कहते हैं? आशिक। लेकिन वो लड़का है कि नहीं है? तो ये इसमें स्पेशल गुण है उस लड़के में कि प्रेम करता है। अगर मैग्नेटाइट में स्पेशल गुण है कि कम खर्च पर लोहा देता है, इसका स्पेशल नाम रख दिए आशिक, अयस्क। लेकिन क्या ये लड़का है कि नहीं है? लेकिन बताओ सभी खनिज अयस्क हैं? सभी लड़का आशिक है? लेकिन जो आशिक है वो लड़का है? सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क। अब बताते हैं। जैसे मान लो ये खनिज है और ये दोनों ऐसा है जिससे कम खर्च पर धातु मिल जाएगा, तो इसका स्पेशल नाम क्या रखेंगे? ओर्स। इसको कहते हैं मिनरल्स, इसको कहते हैं ओर्स। अब हमको ये बताइए, क्या सारे खनिज अयस्क हैं? लेकिन सारे अयस्क खनिज हैं कि नहीं है? कथन निष्कर्ष में दे देगा। सभी खनिज अयस्क, इससे कम खर्च पर नहीं निकलता है, तो ये अयस्क नहीं है। लेकिन सभी अयस्क खनिज है। लिख लो। लिखना सारे खनिज अयस्क नहीं हैं।
सारे खनिज क्या लिखें? सारे खनिज अयस्क नहीं हैं। बताओ, ये सारे खनिज अयस्क हैं, लेकिन सारे अयस्क, खूब पूछता है क्वेश्चन, सारे अयस्क खनिज हैं। इस बैच को हम चला बड़ा प्यार से पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन लड़े, ताकि तू हमारा नाम ले, ठीक ना। स्कूले में कह देगा तुम कि एस के जाके पास साइंस जाके पढ़ो, हमारा काम हो ना जाएगा। इसीलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। अब मान लो कोई 10वां में जाएगा, 11वां में जाएगा, 12वां में जाएगा, कहेगा जनरल कॉम्पिटेंस, कहेगा नहीं नहीं एस के के बाद साइंस जरूर पढ़ लेना, मेरा भी फ्री का मार्केटिंग होगा। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बाकी पैसा के कोनो लोभ नहीं है, हम भी अपना कैरियर के लिए लगल हैं, और हम सोच रहे हैं कि जे लिखाएं वो पूछे, ताकि मेरा नाम हो, ना तो पता चला वहीं मेरा मार्केट तुम खराब कर देगा। कहेगा वो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब देखो, अयस्क क्या होता है? खनिज जिसमें धातु होता है। रुकना, ये लाइन गलत है। अयस्क होता है जिससे, वैसा खनिज जिससे कम खर्च पर धातु निकल सके। यहां लिख लो, अयस्क क्या होता है, इस लाइन को हटा के लिखना, वैसा खनिज जिससे कम खर्च पर धातु निकले। वैसा खनिज जिससे कम खर्च पर धातु निकले। लिखे? लिखे हो? फिर हम कह रहे हैं भैया सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क खनिज हैं। खनिज किसको कहते हैं? धातु प्लस अशुद्धि जो जमीन के अंदर है उसे क्या कहते हैं? खनिज। उसका निष्कर्षण करते हैं, तब धातु प्राप्त करते हैं, तब धातु से हम लोग चीजें बनाते हैं। बोलिए हाँ। जिप्सम को गर्म करिएगा, क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप बुझा चूना को क्लोरीन से विक्रिया करिएगा, क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से कौन सी गैस निकलेगी? क्लोरीन। याद है? कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन है? SO2 और NO2। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से अप्रोक्स वही। दांत में सड़न होता है अम्लीय होने के कारण की क्षारीय है, अम्लीय। और टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय है। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।